इसके बारे में हम अक्सर बात नहीं करते। ऐसे एक तबके के बारे में बात कर रही हूँ जो अंधेरे बजबजाती गलियों में एक कीड़े मकोड़े की तरह ज़िंदगी गुजारते रहे हैं। मैं उन महिलाओं की, उन बच्चियों की बात कर रही हूँ और उस दौर में कर रही हूँ जब हम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे को बहुत तेज़ी से मुखर कर रहे हैं। मेरा नाम अतुल शर्मा है। मैं स्पेशली शुरू करूँगी अपने शहर से, क्योंकि मेरी सोच ये है कि अगर मेरा शहर साफ़ नहीं है तो फिर मैं दूसरे के शहर की बात नहीं कर सकती। मेरा शहर मेरठ है और जहाँ कबाड़ी बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है जिसमें महिलाएं एक वस्तु की तरह इस्तेमाल होती हैं। वो ऐसी जगह है कि जहाँ एक भले घर की बच्ची जिसको फंसा के प्यार में, कभी काम के नाम पे और कभी दूसरी विधाओं से किस तरह से लाके और वहाँ बेच दिया जाता है। और देखिए उन बेचने वालों में उनके प्रेमी के अलावा उनका कोई ऐसा कि जो उनके घर के नज़दीक जिसको चाचा ताऊ मामा वो कहती हूँ, वो उनका प्रेमी सो कॉल्ड, और उनके पति, कभी कभी पिता, कभी कभी भाई भी, वो भी उसमें बेचने वाले शामिल हैं। ये सुनने में अटपटा लग सकता है लेकिन ये सच्चाई है कि वहाँ पे इस तरह का भी है। और है नहीं, मैं उदाहरण से ही बताऊंगी कि मध्य प्रदेश से एक व्यक्ति चलता है और अपनी बीवी और 3 महीने की बच्ची और एक 3 साल 4 साल के बच्चे को लेकर चलता है और ये कह के लाता है कि दिल्ली फोकस होता है कि दिल्ली में अच्छा काम मिलेगा और हम दिल्ली जाएंगे। दिल्ली न जाके वो सीधा मेरठ आता है तो समझ, और यहाँ लाके उनको बेचता है। समझने की बात यह है कि कैसे मध्य प्रदेश में एक आदमी को पता है इतनी दूरी में 1800-1900 किलोमीटर दूर पे कि वहाँ मैं अगर इसको ले जाऊँगा तो इसके दाम मिल जाएंगे, उस महिला के दाम मिल जाएंगे, उसकी जो पत्नी है, ये 2 बच्चों की माँ है, उसके दाम मिल जाएंगे और वो यहाँ बेच के उसको चला जाता है मात्र 30,000 रुपये में। और 30,000 में इसलिए क्योंकि वो 2 बच्चों की माँ थी और यूज्ड थी। पहली बात तो ये है उस प्रोफेशन के हिसाब से, और दूसरा ये है कि वो बहुत सुंदर नहीं थी उस प्रोफेशन के हिसाब से, वैसे भी दुबली पतली थी, तो गरीबी की मार भी थी, वहाँ बेच के वो चला जाता। मैं उसी तरह की एक बात पे आती हूँ कि कैसे उन लड़कियों को फंसा के लाया जाता है। तो एक लड़की के बारे में बात करूँगी कि वो लड़की महाराष्ट्र की थी, पर्टिकुलर मैं कहीं जगह का नाम नहीं लूँगी, महाराष्ट्र की बच्ची थी। और महाराष्ट्र अगर मैं आज भी कहूँ मुंबई जैसा शहर, वो मेरठ से कहीं 20 साल पहले आगे। वो बच्ची, मैं अक्सर जब जाती तो मुझे वो पैंट और टी शर्ट में मिलती थी, ठीक सी एक अच्छी सी ड्रेस में मिलती, लेकिन हर रोज़ उसी ड्रेस में मिल रही थी। मैंने एक दिन उसको पूछा मालकिन को कि ये कौन है, ये तो तुम्हारी नहीं लग रही है बच्ची और बोलती भी नहीं है कभी। तो उसने कहा नहीं, मेरी मामा की, चाचा की, ताऊ की, एज यूजुअल जैसे वो कह देती। तभी मैंने सीधे सीधे एक दिन मन बनाया और लड़की से पूछा, बेटा तुम कहाँ की हो? तो उसने एकदम से कहा, शहर का नाम लिया वहाँ से, महाराष्ट्र में किसी जगह का। तो हमने कहा यहाँ क्यों हो? बोले मेरा प्रेमी छोड़ गया। उसने भी झटके से कहा कि मेरा प्रेमी, क्योंकि वो इतना जिद और उस पर आ गई थी, उसके साथ जो कुछ हो रहा था कि मेरा प्रेमी छोड़ के चला गया। मैंने कहा निकलना नहीं चाहती? बोले हाँ निकलना चाहती हूँ, पर कौन निकलने देगा? आप आज देखने आई हैं, मैं तो आपको जानती हूँ। मैंने कहा तुम कब से हो? बोले 3 महीने से, और मैं जानती हूँ कि आप लड़कियों को यहाँ से रेस्क्यू करती हैं, मगर मेरी तरफ तो आपने नहीं देखा। उसकी कितनी शिकायतें मुझसे थी जब उसने धारा प्रवाह ये कहा कि आप जानती है मुझे कौन से इंजेक्शन लगाए गए बड़ा दिखने के लिए, मैं जो आपको ऐसे दिख रही हूँ मोटी ताजी, ऐसी नहीं थी मैं अच्छी खासी स्लिम ट्रिम लड़की थी और मैं 10th में पढ़ती थी। मेरी पढ़ाई छूटी, मुझे यहाँ लाया गया, मुझे इंजेक्शन लगाए गए और फ्लुएंट वो इंग्लिश बोल रही थी कि मुझे ऐसे मारा गया कि मैं अभी क्या बताऊं कि पैर के अंगूठे से मेरे साथ सेक्स किया गया। वो जो सैडिस्ट लोग यहाँ आते हैं और वो बूढ़े गंदे कपड़े जिनके मेरी शक्ल, मैं अपने नौकरों की भी जिनकी मैं शक्ल देखना नहीं चाहती। और बताने की बात यह है कि उसके फादर एक उच्च अधिकारी थे, मतलब, और उसके दादा जो है वो राजनीति में रहे, उच्च पदस्थ रहे, मतलब कोई मिनिस्टर रहे। वो उस जैसी फैमिली की थी और किसी ऐसे लड़के के चक्कर में फंस के वहाँ आ गई। तो मैंने एक झटके से उसको कहा कि चलोगी? तो उसने कहा मैं चलूँगी, मुझे निकाल दो। मैंने उसका हाथ पकड़ा, तैसी जो मालकिन हमारे साथ करती है, मारपीट भी करती है, गंदी गालियाँ भी देती है। तो हमने कहा रुकना मत, हम झेल लेंगे, तुम एक बार की भाग जाओ, यहाँ से नीचे उतर जाओ, नीचे ये नहीं आ पाएंगी, तुम इतना करो। लड़की भागती है, वो हमारे साथ जो कर सकती थी किया उन्होंने। मैं नीचे उतर के आती हूँ तो पहले हम उसको रिलैक्स करने के लिए एक जगह लेके गए, मेरे जैसे बहुत सारी मेरी क्योंकि फैमिलीज आसपास हैं। लड़की को मैं आपसे यहाँ कैसे बताऊँ, उसने जो मुझे खुल के दिखाया कि पैंट उतारी, उसने अपनी अंडरगारमेंट्स उतारे और देखना चाहती हूँ मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। मतलब वो लहूलुहान थी। मैंने उससे पूछा क्या तुम पीरियड्स में? नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। मेरे साथ एक नहीं 10-10 मुस्टंडे दिन भर में ये सब कर रहे हैं मेरे साथ। मैं तमाम रेड लाइट एरिया की आपसे एक बात करती हूँ, लेकिन उनकी आम दिनचर्या ये है कि सुबह से दिन से शुरू करती हूँ कि वो 12 बजे उठेंगी, सो के उठें,
उनको कोई चाय पीनी है तो नीचे से मंगा लो, अगर आपके पास पैसे हैं कल की कमाई के बचे हुए, चाय मंगा लो, कुछ ब्रेड टोस्ट मंगा लो, खा लो, उसके बाद आप तैयार हो जाओ, नहा लो, तैयार हो गए। आपने मोटा सा मेकअप वो लगाया पाउडर, और एक इतना सा डिब्बी होती है वैसलीन जैसी, उसमें अलग अलग कलर हैं, आप कोई भी कलर मिलाओ, वो आपने होठों पे लगा लिया, वही आईलिड्स पे लगा लिया और आपका मेकअप हो गया। ये मेकअप करने के बाद आपको खिड़की पे खड़े हो जाना है। ये वो ज़माना अलग था कि जब रात को होता था ये, अभी खिड़की पे खड़े हो गए और आपको खिड़की पे इतना झुकना है, क्योंकि उसमें कोई रेलिंग नहीं है, कोई शीशा नहीं है, कुछ नहीं है, खिड़की में खुली खिड़की है दरवाजे की तरह से, आप उसमें खड़े हो जाएंगे। और फिर उसके बाद में वो कस्टमर जो 15 से 20 कस्टमर उसको दिन भर झेलने, और कोई दिनचर्या नहीं है। खाना खाना है अगर, तो एक चबूतरा, अगर आप लोग, पता नहीं, मैं नहीं बहुत ज़्यादा आपसे, ऐसे चबूतरा बना होता है, वही उनका नहाना है, वहाँ बाथरूम नहीं है, उसी पे नहाना है, उसी पे ही स्टूल पड़ा है, आप जिस पे नहा रहे हैं बैठ के उसी पे खाना खा लें। और वहीं कोई आएगा कस्टमर, वो यूज्ड कंडोम फेंकेगा, आप बैठे हैं खाना खा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे, वहीं पे गुटखा भी थूकना है उसको, वहीं सामान्य भी थूकेगा, पेशाब भी करेगा वहीं। इससे ज़्यादा और कुछ बुरा हो नहीं सकता कि वो लड़की, जैसे मैं एक लड़की को देख रही हूँ और वो बैठी, मैंने उससे कहा बेटा इधर आ जाओ, यहाँ तो बहुत गंदगी है, तो उसने बिल्कुल निरीह भाव से पहले मालकिन को ऐसे देखा, मालकिन ने भगवान जाने इशारे में क्या कहा, और फिर मेरी देख के बस फिर वहीं खाने लगी। यानी उसको ये इशारा हो गया कि वहाँ से नहीं उठना, यहाँ तो आना ही नहीं है, वहीं खाओ, वहीं से अंदर चले जाओ। कस्टमर आया था, छोड़ दो खाना, अगर कोई आ गया है और उसने कहा ये लड़की चाहिए तो छोड़ दो वहीं खाना, वो खाना नहीं है तुमको, और वो खाना थोड़ा ही है, दाल चावल हो गए या कहीं से रोटी सब्जी जरा सी नीचे से मंगा ली, वो सब उसका होता है। मैं एक बात और कहूँ कि जो सबके दिमाग में रहता है कि ये लड़कियाँ निकलना क्यों नहीं चाहती, ये लड़कियाँ वहाँ से भाग क्यों नहीं जाती। एक लड़की भागने की पूरी कोशिश करती रहती है। वो क्या करती है कि एक दिन उसके पास छोटा सा पर्स था जिसमें कभी कभी टिप को छिपा ले, ऐसे तो उनके पास होते नहीं, मालकिन बाहर ले लेती है उनका पैसा, टिप दे गया कोई खुश हो गया तो वो छिपा ले उसको। उसने एक दिन वो पर्स गिराया, खिड़की पर खड़े हो गए और वो नॉर्मल तरीके से जीने की तरफ जाने लगी। मालकिन ने पूछा कहाँ जा रही हो, मेरा पर्स गिर गया, तो पड़ा रहने दो, मंगा लेंगे हम। फिर उसके बाद में उसने अगले दिन दूसरे दिन फिर कोशिश की, एक छोटा सा मोबाइल उसने छुपा रखा था ऐसे कीपैड, वो गिरा दिया। तो उसने कहा ये क्या है, वो मेरा फ़ोन गिर गया। तो बोली मुझे पता है तेरे पास फ़ोन है पर उसमें कोई सिम नहीं है, वो गिर गया तो गिर जाने दे, उठा लाएंगे हम। मगर हद दर्जे तक वो उस लड़की ने कोशिश की, वो 4 बजे तक इंतज़ार करती है अनेक कस्टमर झेलने के बाद, और उसके बाद भाग के आके निकल जाती है, मिलती है हमें, निकाला उसको। लेकिन ये अलग बात है, उससे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि वहाँ से निकलना मुहाल, और सबसे ज़्यादा किसके पास जाएगी बताइए, किसके पास जाएगी, पुलिस के ना, पुलिस तो लाके उनको ही दे देगी। पुलिस तो सवाल ही नहीं उठता कि कभी किसी लड़की कोई भाग के आई और उसको कहीं दिखा दे, उसका एक्सपोजर कर दे और इनको मुकदमा लिख दे। उनका उम्र का तो एक मैं तकाजा ही नहीं है, वो 14 साल की उम्र से शुरू करती है और 28-30 तक आते आते उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। उसके बाद अगर वो जब कमाने लायक नहीं रही, उनके पास कोई साधन नहीं है, जाओ कहीं भी जाओ, अब एकमात्र बचता है उनके पास, या तो वो ट्रैफिकर बन जाए, या उसके बाद वो भी ना बने तो वो जो लड़कियां अब इस समय धंधे में हैं उनके कस्टमर के 5-5 रुपए पे वो जीवन यापन करे, वहीं एक तरफ पड़ी हुई उसी घर में झाड़ू पोछा लगाए, उन्हीं लड़कियों के कपड़े धोए, उनके वहाँ के सारे काम करे और 5 रुपए वो उनसे पाए। दिन भर में अगर उसने 50 रुपये कमा लिया, वो उससे खाओ या मत खाओ, एक टाइम भूखे रहो या ना रहो, कोई ज़िंदगी नहीं है उनकी। इसलिए वो बेहतर समझते हैं कि हम ट्रैफिकर हो जाए, हम भी लड़कियां लाने लगें कहीं से भी फंसा के बहला के काम के नाम पे। आप लोगों को लगता होगा कि लोग वहाँ पे पॉर्न से प्रेरित होकर आते हैं, पॉर्न देखते हैं, आसानी से उपलब्ध है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो लोग वहाँ आते वो पॉर्न की सूची में हैं, तो वो पॉर्न देखते तो हैं, मगर वहाँ तक आने की बात उन पे, उनकी कमज़ोर पे ताकत की आजमाइश है। वो उनके साथ वो सब करते हैं, वो सेक्स के नाम पे, कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और शायद उसके बाद कोई भी लड़की गृहस्थी बसाने की भी सोच नहीं सकती जितना वो लोग जाते हैं। एक रिक्शा वाला दिन भर रिक्शा चलाता है, शायद कभी महीनों से कभी दांत भी ना मांजे हों, शायद एक पॉलिश करके आया है या एक पेंट करके आ रहा है, उसके नाखूनों में भी पेंट भरा हुआ है, और वो चाहता मैं सबसे खूबसूरत लड़की को देखूं, तो वो उस पर इस कदर ताकत की आजमाइश करता है, उसकी चीखें बाहर तक आती हैं, क्योंकि केवल केबिन में एक पर्दा होता है, केबिन नहीं होता, रूम में केवल पर्दे 3 डले हुए हैं और 4 डले हुए हैं और गद्दा पड़ा हुआ है। एक लड़की का दूसरे को हाल पता है और वो उसे इंसिस्ट करता है कि तुम चीखो, वो ही उसका अल्टीमेट प्लेजर है। वो जितना ज़्यादा चीखेगी लड़की तब उसको आनंद आएगा, वरना नहीं आ रहा है। वो लात मार के कहेगा तेरी लड़की ठंडी है, ये नहीं चाहिए, दूसरी लेके आ, जो वो घर में नहीं कर सकता, अपनी बीवी के साथ नहीं कर सकता, पारिवारिक भी मर्यादाएं हैं उनमें नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि बहुत सब चीज़ें आसानी से होती नहीं, इन 32 सालों में मैंने कुछ झेला ही नहीं है। 2010 में मैंने एक लड़की निकाली और वो शायद बहुत धन देने वाली लड़की थी, अच्छा पैसा कमा रही थी, और मैंने उसका मुकदमा कायम कराया।
संयोग से मेरी बेटी की शादी नज़दीक थी, शायद 10 या 15 दिन रह रहे थे। ये दिसंबर की बात है और 31 दिसंबर को मैं अपनी बेटी के गांव जा रही थी। बेटी मेरी बाहर रहती थी और उसके सास ससुर को देने किसी ने हमारी सटीक रेकी की और इतनी ज़्यादा की कि जैसे हम घर से निकले, मेरे एक साथी साथ में थे, वो फोर्स में थे, उन्होंने मुझे थोड़ी आगे चलते कहा कि कोई हमें फॉलो कर रहा है। मैंने कहा ये पुलिस या बात तो आप हमसे करो मत, चलो सीधे। और मुश्किल से 20-25 किलोमीटर पे वो घर मेरी बेटी का है, ससुराल। हम चलते रहे और वो गाड़ी बदलते रहे। उन्होंने 3-4 गाड़ियाँ अपने लोगों को बुला बुला के गलियों में जाके बदली, लेकिन लगातार हमको कोई फॉलो कर रहा था। उन्होंने कहा भी कोई तो फॉलो कर रहा है। अब जैसे देखिए वो आता है, ये ऐसे मुड़ेंगे, हम सड़क पार करके ऐसे मुड़ेंगे गाँव की तरफ, नीचे उतारी थोड़ी गाड़ी और यूं ही करी थी कि मुझे एकदम लगा कि सामने वो दूध का टैंकर जैसे हमारी तरफ भागा आ रहा है। मैंने कहा वो दूध का टैंकर, तो उन्होंने और कुछ नहीं सोचा, बस मुझे ऐसे पकड़ा और नीचे कर दिया। तो मेरे तो टूटे ही, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुए, इतने ज़्यादा हुए कि मैं शर्मिंदा हूँ उनकी तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से। मैं सबसे शर्मिंदा हूँ कि वो सालों बिस्तर पे रहे, कई साल, और अब भी लगभग बिस्तर पे हैं। उनको जॉब उन्होंने VRS लिया और नहीं इसे कर पाए। हाँ, लेकिन इसके देखिए, जहाँ आप बुराई है वहाँ अच्छाई भी है। मुझे 4-5 दिन बाद होश आया तो मुझे मेरे साथी लोग बैठे हुए थे, फैमिली भी थी, तो उन्होंने कहा वो आया था, किसी का नाम लिया। उन्होंने कहा क्या करने आया? मैं कह रहा जब हमारे यहाँ ना दीदी वीदी का रिवाज नहीं, जी बोलते हैं हमारी थोड़ा मेरठ की उसमें, कि मुझे जी से बात करनी है। मैंने कहा क्या बात करेगा हमसे? मेरी छुट्टी उट्टी करा के ये लोग घर ले आए। तो हमारे यहाँ जैसे बैठक का रिवाज होता है, बैठक में मैंने अपना बेडिंग करा दी थी। तो वो फिर आया, किसी ने मुझे कहा कि देखो वो बाहर बैठा है, तो बुला लो एक बार। बुला लो। आया वो, आके बोला, मेरे पैरों में गिर गया बिल्कुल, और मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा तू नहीं कराया? हाँ बस ऐसी सोच लो। मैंने कहा नहीं सोचनी, मुँह से क्या? हाँ। मैंने कहा इसलिए कि कल मैंने वो तेरी सबसे महंगी लड़की को रेस्क्यू किया, बस इसलिए। तो बोले मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि इतना बुरा हाल हो जाएगा। मुझे सबसे ज़्यादा पुलिस से धमकी आती है। मुझे वो कहते हैं कि आपको क्या मिल रहा है, उनकी आमदनी आप खत्म कर रही हैं और हमारी भी आमदनी। स्पष्ट ये था कि हमारी भी आमदनी, आपको तो कुछ मिलता ही नहीं, आप हमारा भी खो देती हैं। ये मैं पुलिस के शब्द बता रही हूँ। हालांकि पुलिस को तो बराबर जाता है कि 200 रुपये पर हेड जा रहा है, 1500 रुपये महीना जा रहा है, और इसके अलावा भी 10 रुपये अलग, ये सब इस तरह से एक सिस्टम है पूरा, वो जो बाकायदा उनके पास रजिस्टर बने हुए हैं। एक बात और है, उनको फ्री छोड़ दिया जाता है कि बिना, जब तक आप प्रेग्नेंट नहीं हो जाती तब तक आप प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करेंगी। उसके बाद बच्चा होता है, दूध मुँह बच्चा 1 महीने का भी नहीं होता, माँ बिलखती रह जाती है कि मुझे दूध पिलाने दो, उससे छीन लिया जाता है। तभी तो नहीं भागेगी, माँ तो माँ है। मैं हूँ, आम समाज की औरत हो या वो औरतें हों, और वो उस बच्चे को देखने के लिए उनको 200 रुपये देने पड़ते हैं महीने में। अगर वो 4 बार देखना चाहेगी तो उसको 800 रुपये चाहिए, तब वो उस बच्चे को देख पाएगी। तब भी दूध नहीं पिलाएगी, नहीं, दूध सूखने के उनको इंजेक्शंस दिए जाते हैं, वो दूध नहीं पिलाएगी अपने बच्चे को, और बस देख के भी देख लेगी, गोद में ले लेगी, ऐसे नहीं करेगी, क्योंकि इससे बच्चे की धड़कन को उन्हें लगता है कि ये शायद बच्चा बड़ा होकर इसको समझेगा। उसको नहीं मिलने दिया जाता है, और जब तक नहीं मिलने दिया जाता तब तक वो 4-5 साल का ना हो जाए, फिर बता दीजिए चल ये तेरी मम्मी है। तो उस समय वो ये सोचता है कि ये मम्मी है कि नहीं है, क्योंकि इसको भी मम्मी कह रहा हूँ, उसको भी मम्मी कह रहा हूँ, कोई पता नहीं होता उन बच्चों को। आप कानून की बात करेंगे अगर, और सुरक्षा की बात करेंगे, अच्छा खासा इनके लिए ITPA बना हुआ है, इमोरल प्रिवेंशन ट्रैफिकिंग एक्ट है, और लेकिन उसके लकूने आप देखिए कि 2 या 2 से अधिक स्त्री या 2 या 2 से अधिक पुरुष किसी एक कमरे में एक प्रेमिसेस में सेक्सुअली इन्वॉल्व हों, वो वेश्यावृत्ति है। ऐसा कहाँ संभव है? या जब रेड होगी तो कैसे पता लगेगा? हालांकि मैंने कभी रेड नहीं की, कभी रेड नहीं की मैंने। इंडिविजुअल लड़कियां निकाली, जैसे ही लड़की पक गई कि अब ये निकलेगी, मैंने हाथ पकड़ा और मैं चल दी। रेड में कैसे पता लगेगा? रेड करते हैं आप तो पहले से ही बात खुल जाती है और पहले से सारी चीज़ें हो जाती हैं, पुलिस पहले से बता देगी। कौन सी चीज़ ऐसी रह जाती है फिर? मैं शायद उसे, मुझे कहने में संकोच हो रहा है, आपको भी सुनने में होगा, कि जब हम एक लड़की को भी निकालते हैं ना, कि अगर बाई चांस पुलिस वाले को खबर चली गई और आ गए, तब भी लड़की से यूँ कहेंगे क्यों, तू तो इतने दिन से यहाँ रह रही थी, अब तूने इन्हें देखा तो इनके साथ चल दी पकड़ के हाथ, अरे बाहर कुछ नहीं है। ये मैं पुलिस का बता रही, ये प्रोटेक्शन है, ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का प्रोटेक्शन है। अंत में मैं एक बात ज़रूर कहूँगी अपने सभी, आपके जो स्टॉक के भी सभी दर्शकों से भी, कि खास तौर पे माता पिताओं से एक बात कहना चाहूँगी, अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को समय दीजिए,
उसे बताइए कि हम तुम्हारे खिलाफ नहीं, ना तुम्हारे प्यार पे पहरा लगा रहे हैं। खासतौर पर उन बच्चियों के लिए जिनको लग रहा है आपको कि अब ये फ़ोन के ज़रिए कहीं इन्वॉल्व हो रही है, सबको पता लग जाता है। ऐसी बच्चियों को मौका दीजिए और उन्हें कहिए कि तुम अगर किसी से प्यार करते हो तो हमारे पास ले आओ, बातचीत करेंगे, आगे बात बढ़ाएंगे, नतीजे इतने सुखद आएंगे। आप देख के करके देखिए कि वो लड़का अगर सही होगा तो आएगा आपके माँ बाप से मिलने, नहीं होगा तो कहेगा ही नहीं कि नहीं शादी कर लेंगे पहले, उसके बाद तुम्हारे माँ बाप मना ही नहीं कर पाएंगे, अभी तो वो मुझे धमका देंगे, पुलिस बुला लेंगे। ऐसे करके छोटी बच्ची को बहका रहे हैं, वो बड़ी मैच्योर बच्चियों को नहीं, वो उनके बहकाए में भी नहीं है, छोटी बच्चियों को बहका रहे हैं। तो मेरा माता पिताओं से अनुरोध है कि प्लीज़ अपने बच्चों पर नज़र रखिए, उनके दोस्त बनिए, माता पिता बन के वो मत बनिए कि हर समय उनके ऊपर एक पैनी निगाह रखें। पैनी निगाह रखिए मगर दोस्त जैसी, जहाँ आप प्यार भी दें, दुलार भी दें। और अंत में मैं जो स्टॉक को धन्यवाद देना चाहूँगी कि इनके ज़रिए जितने भी दर्शक, जितने भी श्रोता मुझे सुन रहे हैं, वो अपने इर्द गिर्द की बच्चियों पे भी नज़र रखें, पहले की तरह फिर से लौट आएँ एक बार उस दुनिया में कि हमारे पड़ोस का भी अगर भाई, चाचा, ताऊ कोई हमको देख रहा है। हो सकता है आपको मेरी बात थोड़ी देहाती लगे, लेकिन कड़वी सच्चाई है कि अगर पड़ोस का भी हमें भय होगा तो शायद हमारी बच्चियाँ भटकने से बच जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद है जो स्टॉक का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात वहाँ तक रखूँ और उन माता पिता और बच्चियों को सेव कर सकूँ।